वेलकम बैक बेटा। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज आवर फर्स्ट इंट्रोडक्शन कि जो ग्रेविटेशन का कंसेप्ट आया कहाँ से, ग्रेविटेशनल फोर्स का पता कैसे लगा और ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से आया। देखो, हम अपने सराउंडिंग्स में जितनी भी चीजें देखते हैं, मान लो ये मार्कर है, मैंने इसको ऊपर फेंका, ये वापस नीचे आया, तो क्यों आया, क्या है इसके पीछे, क्या फैक्ट है इसके पीछे, तो वो हम यहाँ पे जानेंगे। बारिश होती है, बारिश की जो बूंदे हैं वो नीचे की तरफ क्यों आती हैं, वो ऊपर भी जा सकती थी, किसी ने सोचा है ये बात? नहीं सोची। ठीक है, तो जो झरना होता है, वाटरफॉल होता है, उसमें वाटर नीचे ही क्यों गिरता है, नीचे क्यों गिरता है, फॉल ही क्यों बोलते हैं उसको, वो ऊपर भी जा सकता था पानी, क्या रीजन है उसके पीछे, तो वो सारा का सारा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमने इसके बारे में इतना नहीं सोचा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा माइंडेड, ओवर माइंडेड ऐसी हमारे यहाँ महान हस्तियां हैं जो ऐसे छोटे छोटे फैक्ट के बारे में सोचते हैं और फिर उसको इतना बड़ा कर देते हैं कि उसको नेक्स्ट जनरेशन स्टडी करती रहती हैं, लेकिन उसका कभी एंड नहीं होता। जो आज हमारे सामने है, आज हम पढ़ रहे हैं किसको, ग्रेविटेशन को, लेकिन एक छोटी सी चीज है कि ऊपर से कोई चीज जब गिरती है वो नीचे ही क्यों आती है, वो ऊपर भी जा सकती है। तो न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, वो एक दिन बेचारा बैठा हुआ था एक पेड़ के नीचे, एप्पल का एक पेड़ था, तो अचानक से एक एप्पल गिरा और उसके सिर पे आके लगा। ऐसा बोलते हैं, हमें नहीं पता, ठीक है, ऐसा बताया जाता है, माना जाता है कि वो एप्पल जैसे ही उसके सिर पे आके गिरा, उसके दिमाग की घंटी बजी। और क्या बजी कि उसने सोचा ये एप्पल पेड़ पे था, ये नीचे ही क्यों आया, ये ऊपर भी जा सकता था। बेचारा सोचता रहा, लास्ट में उसने एक कंक्लूजन निकाला, एक रिजल्ट निकाला कि जरूर नीचे कोई ना कोई ऐसा फोर्स है, कोई ना कोई ऐसी ताकत है जिसने एप्पल को नीचे खींचा, और उस फोर्स को उसने नाम दे दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम दे दिया? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। बाद में इसके ऊपर और बहुत सारी रिसर्च हुई, तो पता लगा कि अर्थ में ही नहीं, हर एक चीज, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, हर एक चीज में ऐसी पावर है कि वो अपने आसपास की सारी चीजों को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो उसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि स्टार्टिंग में देखो, कोई भी कंसेप्ट दिया जाता है उसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं होती, जैसे जैसे उसके ऊपर और ज्यादा स्टडी होती है तो ब्रीफ हमें इंफॉर्मेशन उसकी निकल के आती है। तो स्टार्टिंग में न्यूटन ने तो यही सोचा था कि अर्थ के अंदर क्या है, कोई ऐसा फोर्स है जो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको उसने ग्रेविटेशनल फोर्स नाम दे दिया। लेकिन फर्दर स्टडीज ने प्रूव किया कि सिर्फ अर्थ ही ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है, बाकी सभी चीजों के अंदर, चाहे वो एक पिन है, चाहे वो एक ट्रक है, एरोप्लेन है, हर चीज के अंदर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और यही रीजन है कि बारिश की बूंदे वो नीचे की तरफ आती है हमेशा। जो वाटरफॉल है उसमें पानी जब गिरता है तो वो नीचे की तरफ ही गिरता है, जो वाटरफॉल होता है वो नीचे की तरफ ही होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। फिर क्या करते हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में और ज्यादा जानते हैं। डेफिनेशन क्या दोगे आप ग्रेविटेशनल फोर्स की, कि all the objects present in our surroundings can attract other things towards it. This force of attraction exerted by that object on other objects is called as gravitational force। ठीक है बेटा, तो हर एक चीज का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो लिख देता हूं, द फोर्स ऑफ attraction exerted by every object on other objects that are present in its surrounding, in its
सराउंडिंग, कि इसके चारों ओर जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं सभी के ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। क्लियर है बेटा। अब क्या करते हैं, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर एक लॉ दिया गया, किसने दिया, वो न्यूटन ने दिया, क्योंकि न्यूटन ही इसके फादर है। फादर क्या होता है, जो किसी चीज को इन्वेंट करता है, डिस्कवर करता है, ठीक है। तो न्यूटन ने एक लॉ दिया जिसको नाम दिया गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या नाम दिया गया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या बताया गया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किन फैक्टर पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। किन फैक्टर से वो इंक्रीज होगा, किस फैक्टर से वो डिक्रीज होगा, ये सारा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो इसका दूसरा नाम क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्यों, क्योंकि न्यूटन ने दिया था। तो क्या ऑब्जर्व किया न्यूटन ने कि देखो एक हल्की चीज है, मान लो वही एग्जांपल ले रहे हैं हम, एप्पल का और अर्थ का, ठीक है। एप्पल नीचे गिरा, अर्थ भी तो ऊपर जा सकती थी। जब एप्पल उस पेड़ की टहनी पे था, उस ब्रांच पे था, तो एप्पल के अंदर इतनी पावर क्यों नहीं, एप्पल का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना क्यों नहीं कि वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। तो न्यूटन ने सोचा कि भाई जिसका मास जितना ज्यादा है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरी चीजों के ऊपर एक्सर्ट करेगा, अप्लाई होगा उसका, ठीक है। तो यहां से एक कंक्लूजन निकल के आया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स एफ, एफ से शो कर रहा हूं किसको, ग्रेविटेशनल फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। जो एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, मान लो ए कोई ऑब्जेक्ट है, ये बी कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ए होगी, ये बी होगी। छोटी बड़ी कैसे भी हो सकती हैं, एक बड़ी दूसरी छोटी हो सकती है, दोनों सेम साइज की हो सकती हैं, दोनों छोटी हो सकती हैं, दोनों बड़ी हो सकती है, ठीक है। साइज यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर रहा, तो मैं दो ऑब्जेक्ट ली मैंने, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो न्यूटन ने क्या बताया फर्स्ट पॉइंट में है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट। सो F is directly proportional to m into m2। क्लियर है बेटा। सो ये था फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, किसकी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, या आप बोल सकते हो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सेकेंड जो चीज यहां पे ऑब्जर्व की गई वो ये थी कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जितनी एक दूसरे के क्लोज होंगी उनके सेंटर इसका सेंटर हो गया ये और इसका सेंटर हो गया ये, तो ये दोनों चीजें, ये दोनों ऑब्जेक्ट जितनी क्लोज होंगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो यहां से सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली क्यों, क्योंकि क्लोज होने का मतलब है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, कम, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ज्यादा, तो इनवर्सली हो गया, यानी कि एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, दूसरी इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। सो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। कि इससे सेंटर से दूसरे के सेंटर के बीच की डिस्टेंस मान लो r है, क्या है, r, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन
देन इनवर्सली लिखोगे तो डायरेक्टली लिखोगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैट टू ऑब्जेक्ट्स। अगर आप बोलो इसको एक तरीके से और बोल सकते हो, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। तो इनवर्सली बोलेंगे, हम इजी लेके चलेंगे, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसको नहीं करेंगे। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ऑब्जर्वेशन दोनों को कॉमनली मैं एक ही एक्सप्रेशन से लिख सकता हूं, F वो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब डायरेक्टली के साइन को जब हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं, इक्वल में उसको कन्वर्ट करते हैं, तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। क्या आएगा, कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, जी। क्या है बेटा, जी। तो जी m1 इंटू m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहां हमारे पास आ गया। और जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये था हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में। अब एक चीज और देख लो, यहां से इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की यूनिट क्या आई। देखो फोर्स क्या होता है हमारा, न्यूटन। क्या है, न्यूटन होती है क्या, यूनिट। लेकिन यहां एन कैपिटल है तो ये साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन जब यूनिट लिखेंगे तो यहाँ पे एन आएगा स्मॉल, न्यूटन। या फिर कैपिटल एन हमें लिखा मिल जाए, क्या मिल जाए, कैपिटल एन, तो वो फोर्स की क्या है, मेजरिंग यूनिट है न्यूटन। अगर आप यूनिट लिख रहे हो, पूरा लिख रहे हो, तो ऐसे लिखोगे स्मॉल एन EWTON, या फिर अकेला एन लिख रहे हो तो कैपिटल। ऐसा यूनिट जब हम देखते हैं यहां से, मास की किलोग्राम, ये भी किलोग्राम, ये हो गया हमारा मीटर स्क्वायर। ठीक है, और कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर मीटर स्क्वायर इनवर्स। क्या हो जाएगी, किलोग्राम स्क्वायर मीटर स्क्वायर इनवर्स। अगर क्या सीजीएस सिस्टम में देखें, ये था एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में हम देखेंगे सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो ग्राम स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स, यहां से हमारी फोर्स की यूनिट हो जाएगी। लेकिन हमने न्यूटन यूज करना है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।